हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सोल्यूशन। कैसे आप लोग हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 10th का जो है नॉन हिंदी चैप्टर नंबर 12। उर्दू और हिंदी हम लोग अभी समान तरीके से चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। तो धीरे धीरे जो है आपका चैप्टर क्लियर होता जाएगा। और आप लोग को मैं एक सजेशन दे रहा हूँ, ये जो वीडियो में जो बना रहा हूँ, जो चैप्टर वाइज जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही अहम वीडियो होती है, बहुत ही खास लेक्चर होता है। इसको अगर देख लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर तो ऑब्जेक्टिव को धुआं धुआं कर दीजिएगा, उड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देखना है। और मैं तो बोलता हूँ अपने कॉपी में लिख भी लेना है, समझे। अपने कॉपी में भी लिखिए पॉइंट टू पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको काम आएगा। पूरा किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अगर टाइम नहीं है इसको देखो। लेकिन अगर आप चाहते सर मेरे पास टाइम नहीं है, एग्जाम के करीब आ गए, तो क्या करें, कुछ हमको दे दीजिए ऐसा नुस्खा दे दीजिए जो लिखना ना पड़े, डायरेक्ट प्रिंट निकाले, पढ़ लें, नंबर छाप के चले आए, 100 का 100 हिंदी में आ जाए, उर्दू में 100 का 100 आ जाए। तो ये हमारा बैच है, इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, है ना। लिख भी देता हूँ मैं मोबाइल नंबर 8210 423200। ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस पर आप कॉल मैसेज करके कन्फर्मेशन हासिल कर सकते हैं, बैच का डिटेल्स मालूम कर सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते। तो हमारा जो चैप्टर का नाम है विक्रमशिला। क्या नाम है चैप्टर का नाम? विक्रमशिला। ये विक्रमशिला क्या है भाई? विक्रमशिला जो है विश्वविद्यालय का नाम था, है ना। और ये है निबंध। ये क्या है? निबंध है। विक्रमशिला के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, विक्रमशिला जैसे बिहार में क्या है, मगध विश्वविद्यालय था बिहार में। अभी मगध यूनिवर्सिटी नया तरीके से बनाया है नीतीश कुमार, आपने देखा भी होगा, है ना। तो विक्रमशिला इसी प्रकार जो भागलपुर जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, वहाँ एक विश्वविद्यालय हुआ करता था जिसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। जिस तरह से बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में देश और विदेश के जो लोग आया करते थे पढ़ने के लिए, उसी प्रकार जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय में भी जो है देश और विदेश से जो है लोग यहाँ आया करते थे पढ़ने के लिए। अब इसकी क्या खासियत है, क्या खूबी है, इसके बारे में हम लोग ध्यान से जानेंगे। ये चैप्टर हमारे लिए क्यों जरूरी है समझते हैं। देखो, चैप्टर इसलिए दिया है ताकि हम लोग जान पाएं कि बिहार में भी कुछ ऐसा जगह था पढ़ने का, जो शिक्षा का एक ऐसा केंद्र था, ताकि हम भी उससे मोटिवेट हो सके कि बिहार जिसको लोग नीची निगाहों से देखता है, तो बिहार हमारा कोई नीची निगाहों से नहीं। यहाँ पे मगध साम्राज्य रहा है, आर्य वंश रहा है ना। उसके बाद आप क्या बोलेंगे, गुप्त वंश रहा है, अशोक का शासक रहा, महान शासक चंद्रगुप्त, है ना। फिर चाणक्य, फिर और बहुत सारे आर्यभट्ट, बहुत बड़े महान और इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय जो पूरी दुनिया में फेमस था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो इसीलिए दिया जाता था कि बिहार का जो है गौरव बढ़े और स्टूडेंट जो होता है इससे कुछ सबक हासिल करे कि हमको क्या सीखना चाहिए, है ना। हमको अपना मोटिवेट होना चाहिए कि भाई बिहार में भी कुछ विरासत है हमारे पास, है ना, ताकि हम उसको जो है बचा कर रखें, कायम रखें। चलिए शुरू करते हैं विक्रमशिला के बारे में। तो इसका राइटर का नाम यहाँ पे नहीं दिया, चूंकि ये जो पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, बिहार बोर्ड की तरफ से जो है ऐड किया गया है। कहते हैं कि विक्रमशिला निबंध जो है बौद्ध कालीन शिक्षा का केंद्र रहा है। बौद्ध के टाइम में गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध का नाम सुने आपने? उस समय के टाइम का जो है ये शिक्षा का केंद्र रहा है। ओके, इस विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट और अतीश दीपंकर जैसे विद्वान हुए। आर्यभट्ट के बारे में सुनोगे, 576 में उनकी पैदाइश हुई शायद ना, 500 कुछ ईस्वी में। तो आर्यभट्ट जो गुप्त वंश का दौर का था, तो गुप्त वंश के समय बौद्ध का वंश भी था। और उसी समय बौद्ध के काल में के समय में ही जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय एजुकेशन का बहुत बड़ा केंद्र था। और कहाँ था? भागलपुर में था। यहाँ जो है आर्यभट्ट, समझ रहे कितने बड़े वैज्ञानिक, है ना। अतीश दीपंकर जैसे विद्वान हुए, यानी कि यहीं से जो है पढ़ के आर्यभट्ट पढ़े हैं, अतीश दीपंकर पढ़े हैं। आर्यभट्ट खगोल विद्या के क्षेत्र में प्रसिद्ध है, जबकि अतीश दीपंकर तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया और लामा संप्रदाय की शुरुआत की। देखिए, तो आर्यभट्ट के बारे में तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्यभट्ट जो है वो खगोल विद्या में प्रसिद्ध है ना। जुनूबी चीज़ के बारे में, मतलब ब्रह्मांड के बारे में जानकारी हासिल करना। वैसे आर्यभट्ट जो है गणित में भी अच्छा माना जाता है, जीरो का आविष्कार इन्होंने किया था। इसके बाद जो अतीश दीपंकर किस लिए फेमस है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था तिब्बत में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया था? अतीश दीपंकर ने किया था। ओके, और उन्होंने लामा संप्रदाय की शुरुआत की। संप्रदाय मतलब एक कम्युनिटी बोलिए, है ना। जैसे कैसे हमारे में होता है अलग अलग एक समाज टाइप का क्रिएट कैसे होता है, समाज बन जाता है ना। उस तरह से लामा संप्रदाय, धर्म नहीं है, लामा संप्रदाय, लामा कम्युनिटी है। जैसे बौद्ध धर्म में आपने सुना होगा, है ना, बौद्ध में
बौद्ध में सुना, जैन में भी आपने सुना होगा श्वेतांबर दिगंबर, बौद्ध धर्म में श्वेतांबर दिगंबर वगैरह होता है, कम्युनिटी बढ़ जाता है, ठीक है ना। मुस्लिम में भी सिया सुन्नी अलग अलग टाइप का सुने होंगे। तो ऐसी जो है लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने किया था? आतिश दीपंकर तिब्बत में जो है प्रचार प्रसार बौद्ध धर्म का किसने किया? याद करना, आतिश दीपंकर ने किया था। विक्रमशिला भागलपुर जिला को प्राचीन में अंग महाजनपद के नाम से जाने जाते थे, वो लोकप्रिय थे और कहलगांव के थाना क्षेत्र में स्थित है। तो विक्रमशिला कहाँ था? कहलगांव। अभी भी होगा, खंडर बना होगा मेरे ख्याल से, ये तो अगर सरकार चाहे तो विश्वविद्यालय बना सकता है। विक्रमशिला जो है भागलपुर जिला में है ना स्थित था, और भागलपुर में एक जगह है कहलगांव, है ना, यहाँ स्थित था विक्रमशिला। और प्राचीन में भागलपुर का नाम क्या था? अंग महाजनपद। क्या नाम था? अंग महाजनपद। आप जो आगे इतिहास पढ़ोगे तो प्राचीन में सबका नाम महाजनपद, अंग, वज्जी ऐसे था। कुछ यूपी का भी बहुत एरिया है, मगध भी हो गया, जैसे बिहार वाले एरिया हो गया मगध महाजनपद, अंग महाजनपद हो गया, उधर भागलपुर एरिया हो गया। तो भागलपुर का पुराना नाम था ऐसे, मगर भागलपुर जो है ना अंग महाजनपद के जो है नाम से फेमस हुआ करता था, ठीक है, कहलगांव में आता था। इसकी स्थापना किसने किया था? पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी में किया था। देखिए हर एक लाइन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगर इसको लिखते हैं ना तो ऑब्जेक्टिव लिखने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगा, इसी में आपको मिल जाएगा। किसकी स्थापना? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश का राजा था धर्मपाल। सवाल आएगा किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल किस वंश का था? पाल वंश का था, है ना। और कब क्या था इसका स्थापना? आविर्भाव भी बोला गया, एक वर्ड है आविर्भाव, कब हुआ मतलब स्थापना कब हुआ? तो 8वीं शताब्दी में इसका जो है स्थापना हुआ था। ओके, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में 6 महाविद्यालय थे, ये एग्जाम में पूछा है। 6 महाविद्यालय मतलब 6 कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर 6 कॉलेज था, समझ सकते हैं। और अलग अलग द्वार पंडित भी हुआ करता था। द्वार पंडित मतलब समझे ना, द्वार पंडित कहते हैं तो मतलब इसको जो है एंट्रेंस एग्जाम जो ना, क्या बोलते हैं उसको यार, एंट्रेंस लेने वाला जो ना चेक चेक करके जो अंदर जो भेजता है, यानी कि जैसे किसी कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो तो पहले एंट्रेंस होता है, उसका जांच पड़ताल होता है। तो एक द्वार पंडित हुआ करता था, है ना, जो है बच्चों को चेक करके ये जो है दाखिला लिया जाता था। हर एक विषय में अलग अलग, हर एक अलग अलग हुआ करता था, द्वार पंडित नियुक्त होता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य, याद कीजिएगा, पहला जो इसका जो आचार्य है इसको प्रिंसिपल बोल सकते हैं। कुलपति कौन था? हरिभद्र था, हरिभद्र, जिसका संबंध नालंदा विश्वविद्यालय से था। लीजिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय से संबंध किसका था? हरिभद्र। और हरिभद्र कौन था? तो भागलपुर में जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था उसका प्रथम आचार्य कुलपति, ठीक है, पहला था। इस विश्वविद्यालय में एक समृद्ध पुस्तकालय भी था, बहुत बड़ा पुस्तकालय था यहाँ भाई, है ना। तंत्र विद्या, तर्क विद्या, साथ प्रारंभिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, मतलब दुनिया का हर एक पढ़ाई वहाँ पे मौजूद था। यहाँ जो है 10वीं से 11वीं सदी तक पूर्वी एशिया का उत्कृष्ट केंद्र बना रहा। 10वीं से 11वीं सदी तक, यानी कि 8वीं सदी में कॉलेज की स्थापना हुई, यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, और 10वीं से 11वीं सदी मतलब 200 से 300 साल तक जो है ना, यहाँ जो है एशिया, पूर्वी एशिया का एक उत्कृष्ट केंद्र रहा, मतलब सबसे फेमस जगह रहा है। वहाँ का आचार्य अपने शिष्य को पुत्रवध मानकर शिक्षा देते थे। वहाँ का जो आचार्य मतलब शिक्षा हुआ, आचार्य मतलब शिक्षक, टीचर। वहाँ का जो आचार्य हुआ करता था, जो शिक्षक हुआ करता था, अपने स्टूडेंट को, छात्र को बेटा मानकर, पुत्रवध मतलब बेटा मानकर शिक्षा दिया करते थे। अब यही सवाल बनेगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य छात्रों को क्या मानकर शिक्षा देते थे? पुत्रवध मानकर। फिर पूछा जाएगा कि विक्रमशिला कब से कब तक एशिया का उत्कृष्ट केंद्र रहा था? 10वीं से 11वीं सदी तक। इस हर एक लाइन में सवाल छुपा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ किसकी पढ़ाई होती थी? तंत्र विद्या, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य, वैश्विक, आध्यात्मिक विद्या, विज्ञान, जादू, चमत्कार विद्या प्रमुख। मतलब देखा जाए तो हमारे लैब में उतना हम जानते भी नहीं है, लेकिन हमारे लैब जितना एजुकेशन का है सब वहाँ पे मौजूद था। जादू का भी, विज्ञान भी, मैथमेटिशियन भी, है ना, किसी को शिल्प करना है, शब्द विद्या, चिकित्सा, बायोलॉजी मतलब मेडिकल का भी, मतलब हर कुछ का वहाँ पे पढ़ाई का इंतजाम था। इसी प्रकार नालंदा विश्वविद्यालय में भी था, है ना। नालंदा विश्वविद्यालय में जब नालंदा विश्वविद्यालय को जब ढाहा गया था तो कई
महीनों तक कि कई साल तक बोलता कि आग जलते रहा, लाइब्रेरी से धुआं निकलता रहा, इतनी सारी किताबें थी वहाँ पे। तो यहाँ भी बहुत सारी किताबें रही हैं, यहाँ भी बहुत बड़ा लाइब्रेरी था, पुस्तकालय बोला ना, बहुत ही एक समृद्ध पुस्तकालय था। और इस पुस्तक यहाँ जो है हर एक विद्या के लिए, हर एक स्टडी के लिए किताब मौजूद था। विद्या मतलब स्टडी। विक्रमशिला में अध्ययन का माध्यम संस्कृत था। यहाँ जो है पढ़ाने का जो मीडियम था संस्कृत भाषा में पढ़ाई होती थी, हिंदी में नहीं, उर्दू में नहीं, और अरबी में नहीं, अंग्रेजी में नहीं, फारसी में नहीं, संस्कृत में पढ़ाई होती थी। कक्षा की व्यवस्था के समय निर्धारण के लिए अलग से आचार्य नियुक्त किए जाते थे। कौन सा क्लास में कौन टीचर पढ़ाएगा, कौन सा क्लास कब होगा, इसके लिए अलग से शिक्षक भी नियुक्त होते थे। ठीक है ना। इस विश्वविद्यालय का सर्वनाश 13वीं शताब्दी के आरंभ में तुर्की के आक्रमण के से हुआ था। इसका वर्णन तबकाते नसीरी ग्रंथ में दिया हुआ है। तो याद कीजिएगा कि इस विश्वविद्यालय का जो सर्वनाश किया गया, ढहा गया। अब किस पर्पज से ढहा गया, जब पूरी डिटेल से पढ़ेंगे आप, है ना, तो आपको पता चलेगा क्या मकसद क्या था ढहाने का। तो तुर्की जो राज्य है, जो जानते हैं, तुर्की के आक्रमण से जो है इस विश्वविद्यालय को ढाया गया। कब? 13वीं सदी में। याद रखिएगा, इसका सर्वनाश कब हुआ था? 13वीं सदी में सर्वनाश हुआ था। इसका आविर्भाव कब हुआ था? 12वीं सदी में। 12वीं सदी में इसकी स्थापना हुई और 13वीं सदी में इसका सर्वनाश हो गया। जब इसका पुरातात्विक खनन हुआ तो यहाँ 50 फीट और 73 फीट चौड़ी इमारत के रूप में प्रधान चैत्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा 4.5 फीट की भूमि स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रतिमा प्राप्त हुई। 4.5 फीट का, कितना? 4.5 फीट का। तो मतलब खुदाई होता ना कि खोद कर देखा जाए पहले क्या था। जैसे नालंदा विश्वविद्यालय अगर आप आते होंगे तो देखते होंगे, है ना, खुदाई होने के बाद कुआं मिला, स्टूडेंट कैसे रहता था, सब एक स्टूडेंट का अलग अलग कमरा बना हुआ बहुत अच्छे तरीके से, है ना। तो कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम चलता है कि कैसे उन लोग रहते थे, कैसे पढ़ते थे, है ना, टीचर कहाँ पे बैठ के पढ़ाता था, ये सब जो इन्फॉर्मेशन मिलता था। उसी प्रकार विक्रमशिला के बारे में बताता है कि जब पुरातात्विक खनन हुआ, जब खोदा गया, है ना, चूँकि ढहा गया था पूरा, बिल्डिंग पूरा टूट, तो जब हटाया गया, सब कुछ खोदा गया, तो जो जगह कायम था तो 50 फीट ऊंची और 73 फीट चौड़ी इमारत मिला। और इसके अलावा क्या मिला? 4.5 फीट का जो है एक मूर्ति मिला। किसका मूर्ति? गौतम बुद्ध का। इसी से पता चला कि गौतम बुद्ध का हमें मूर्ति मिला, क्योंकि गौतम बुद्ध के समय का था ये वाला, इसी से एक नॉलेज मिला। और पूर्वी और पश्चिमी भवन में पद्मासन पर बैठे अवलोकितेश्वर की प्रतिमा ही प्राप्त हुई। पदपानी एवं मैत्रेय की प्रतिमा भी मिली। यानी कि सबसे शासक वगैरह होगा, राजा वगैरह होगा कि पद्मासन कहते हैं भाई, जो सिंहासन होता है उसको बोलते हैं। वहाँ पे बैठा हुआ अवलोकितेश्वर, यानी कि इसकी प्रतिमा प्राप्त, कोई राजा वगैरह होगा वहाँ का, उधर का। ये सब के कुछ राजा महाराजाओं को जो है मूर्ति वहाँ पे मिला है, या तो फिर समझो वहाँ का कुछ हेड होगा, कुछ इस तरह से। इस खुदाई में क्षतिग्रस्त सील भी प्राप्त हुई, जिसका सत्यापन वीर बज्र से करवाया गया। तो वीर बज्र कोई आदमी था, उन्होंने जो है सील का सत्यापन किया, मतलब खुदाई में किया था। कुछ सील भी मिला है, क्षतिग्रस्त सीले भी मिले हैं। सीले होते हैं जिससे कुछ लिखा होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह उस पर, पत्थर समझो, सील मतलब पत्थर होगा। तो इसका शुरुआत सत्यापन किसने किया? मतलब सत्यापन बोला जाए तो जांच पड़ताल, इसका जो जांच पड़ताल वेरिफिकेशन जो है किसने किया था? वीर बज्र ने किया था। सवाल आएगा कि विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के बाद क्षतिग्रस्त सील का सत्यापन किसने किया था? वीर बज्र ने किया था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहते थे। कितना? 10,000 छात्र और 1,000 अध्यापक रहते थे। तो बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था भाई, पढ़ाई का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा गढ़ था, है ना। तो हमको इससे क्या सबक मिलता है? हमको सबक ये मिलता है भाई कि हमारा बिहार भी जो है बहुत गौरवपूर्ण रहा है। बिहार में भी पहले प्राचीन टाइम से हमारा बिहार जो है गौरवपूर्ण रहा है। तो जब प्राचीन में जब इतना सुविधा नहीं था, इंटरनेट ये सब सुविधा नहीं था, पढ़ाई में इतने आगे थे बिहार, और आज सब कुछ सुविधा होने के बाद पीछे कैसे हो सकता है? तो एक मोटिवेशन भी मिलता है, हमको सीख भी मिलता है कि हमको हाई उसी टाइप का बनाना है बिहार को, ताकि विदेश से भी लोग बिहार आए पढ़ने के लिए, घूमने के लिए, नॉलेज हासिल करने के लिए। जैसे कि आपने सुना हेंगसांग नालंदा विश्वविद्यालय था, है ना, दूर बाहर से जो यात्री आता था, मेगास्थनीज बिहार आया, भारत आया, नालंदा विश्वविद्यालय आया। तो ये सब क्या हुआ? बिहार की विरासत को जाहिर करता है, ठीक है ना। इससे सवाल बनता है, चूँकि ये हकीकत बात है, और हकीकत वाला पॉइंट जो रियल पॉइंट होता है वो दिमाग में जल्दी रहता नहीं, उड़ जाता है। तो आपको इसको ज़्यादा जो है मेहनत करना, ज़्यादा इस पर ध्यान देना है, ठीक है। बाकी अगर आपको
उर्दू हिंदी का नोट्स अगर लेना है और उसके साथ साथ अगर मैथ साइंस सोशल भी चाहिए तो आप हमारा फिर ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, रफ्तार बैच को। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिख रहा होगा, इससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल ये टॉपिक यहीं पे लास्ट होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरह से धीरे धीरे सभी टॉपिक आप पढ़ लीजिए ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। लास्ट करते वीडियो को कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।